नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले हम खबरों को खबरदार के लेंस से ही देखते हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर एलएसी से ही आई हमारे सामने, जहां पर जो गतिरोध था वो एक हिंसक अंजाम तक पहुंचा है। इसीलिए लेंस से देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन सारी खबरों का। एलएसी पर तनाव बढ़ गया है। बीती रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। कल रात चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसने की हिमाकत की तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें करारा जवाब दिया। दोनों तरफ से लाठियों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। दोनों देशों के सैनिकों के बीच इस हिंसक झड़प में दोनों ही तरफ के सैनिक हताहत हुए हैं। भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर सहित 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि चीन की तरफ से भी कुछ जवानों के मारे जाने की खबर है। कल ही PP-14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बातचीत हुई थी। उस बातचीत का फोकस गलवान क्षेत्र में भारत और चीन का सीमा विवाद सुलझाना था, लेकिन दिन में बातचीत के बाद रात में झड़प की नौबत आ गई। इस झड़प पर भारत के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत ने एलएसी पार नहीं की और हम चीन से भी यही उम्मीद रखते हैं। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत शांति स्थापित करना चाहता है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता को लेकर अडिग है। जो हुआ उससे बचा जा सकता था। दूसरी तरफ चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड की प्रवक्ता ने कहा है कि गलवान घाटी क्षेत्र पर हमेशा से चीन का अधिकार रहा है। यह अपने आप में उकसाने वाला बयान है। इस क्षेत्र में चीन के अवैध कब्जे की पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। एलएसी पर हुई इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। एक बड़ा डेवलपमेंट यह भी है कि बॉर्डर पर सड़क बनाने के लिए जो मजदूर झारखंड से लद्दाख जाने वाले थे, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर राज्य ने उनकी यात्रा को रद्द कर दिया। आज खबरदार इस बड़ी खबर का हम विश्लेषण करने के लिए 2 पूर्व सेना प्रमुखों की मदद भी लेंगे। जनरल वीपी मलिक और जनरल बिक्रम सिंह हमारे साथ होंगे। उनकी बातों से इस बड़ी खबर की पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। बॉर्डर पर तनाव की वजह से युद्ध और हथियारों की चर्चा और तुलना होने वाली है, और इसी माहौल में सिप्री की 2020 की रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें लिखी हुई सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन अपनी एटमी शक्ति बढ़ा रहा है और चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। मौजूदा समय में चीन के पास 320, पाकिस्तान के पास 160, जबकि भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। चीन परमाणु शक्ति बढ़ाने के लिए जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने वाली नई मिसाइलें तैयार कर रहा है, जो परमाणु हमला कर सके। ये सारी जोर आजमाइश चीन के विस्तारवादी एजेंडे को पूरा करने के लिए है। लेकिन एलएसी पर क्या हुआ था? क्या हुआ कि भारत के 3 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, चीन के भी 5 सैनिक मार गिराए गए। हुआ क्या वहां पर? ये पूरी जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मंजीत, क्या हुआ बताएं, किस तरह की परिस्थितियां थी? क्यों ऐसा हुआ कि जो कर्नल बाबू कुछ समय पहले तक बातचीत के जरिए चीन से समझौता करने की कोशिश में थे, रात होते होते ये एक ऐसे खूनी अंजाम तक पहुंच गया? श्वेता, पिछले काफी दिनों से लोकल कमांडर स्तर की बातचीत लगातार दोनों तरफ से हो रही थी और इस वक्त जो गलवान नाले के अलग अलग पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और हॉट स्प्रिंग 17, इसके अलावा दूसरी जगह भी बातचीत चल रही थी। कल बातचीत के बाद ये देर शाम की घटना है जब चीन की तरफ से पहले हरकत की शुरुआत हुई। उनकी तरफ से अपने कुछ जो टेंट हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश हुई और उस दौरान जो भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पर मौजूद थी, जो कर्नल संतोष बाबू हैं, वो अपने कुछ अधिकारियों, कुछ सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने बातचीत से समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद इस बात का अंदेशा भारत को ज्यादा नहीं था कि चीन के जो सैनिक है वो तैयारी के साथ वहां बैठे हैं और बड़ी संख्या में ये झड़प शुरू हुई। करीब 3 घंटे तक झड़प चली, जिसका भारतीय सेना ने भी मुकाबला किया और इस दौरान जो भारतीय सेना को जो नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुए, उसके बाद 2 जवान शहीद हुए, कुछ और जवानों के घायल होने की खबर है। चीन को भी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उसके बाद जब चीन की तरफ से हमले की शुरुआत हुई, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने भी दिया। चीन की तरफ से कितना नुकसान हुआ, उनकी तरफ से कोई अभी जानकारी उसकी नहीं मिल पाई। अभी और जानकारी जुटाई जा रही है। इस वक्त भारतीय सेना के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो पर मंजीत, ये बताया जा रहा है के आसपास आपकी खबर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों की संख्या उस समय ज्यादा थी भारतीय सैनिकों के मुकाबले।
बिल्कुल, ये क्योंकि बातचीत के लगभग एक से 1.5 घंटे के बाद का ये घटनाक्रम है जब चीन की तरफ से हरकत हुई और चीन की तरफ से जो तैयारी थी, करीब अभी जो नंबर बताए जा रहे हैं श्वेता, उसके मुताबिक 300 से ज़्यादा चीनी सैनिक थे जो पूरी तैयारी के साथ, जैसे कि पहले के फेस ऑफ के दौरान भी चीनी सैनिकों ने पत्थरों से और कंटीले जो डंडे होते हैं उनकी मदद से हमले किए थे, उसी तरह की तैयारी उनकी थी। उस बात का अंदेशा तैयारी हमारी तरफ से नहीं थी, लेकिन जैसे ही चीन की तरफ से ये हरकत की शुरुआत हुई, पीछे जो हमारे सैनिक मौजूद थे उन्होंने भी उसका मुकाबला किया और शुरुआती जो हमला चीन की तरफ से, उसका नतीजा ये रहा श्वेता कि हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर जो उस वक्त सीधे मोर्चे पर थे, बातचीत के लिए वहां पहुंचे थे, उनको वो हमले का शिकार हुए। इसीलिए कमांडिंग ऑफिसर की इस दौरान संतोष बाबू शहीद हुए। हालांकि बाद में जब हमारे पीछे से जो सैनिक पहुंचे उन्होंने भी चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, लेकिन शुरुआती नुकसान भारतीय सेना को उठाना पड़ा। बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी पूरी इनसाइड स्टोरी देने के लिए कि दरअसल हुआ क्या, क्योंकि सबके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या हो गया कि आखिर जब वो सीओ बातचीत करने के लिए गए थे, उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां, चीन के विश्वासघात का एक और खंजर भारत की पीठ में भोंका गया है। बहरहाल इन सारी चीजों के बीच आज भारत में बहुत मंथन भी हुआ है, क्योंकि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है इसके लिए बहुत जरूरी है कि न सिर्फ सैन्य नीति बल्कि कूटनीति, बल्कि देश की जो सरकार है वो ये तय करे कि अब चीन के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है। और इस लिहाज से कई बैठकें भी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्रीफ किया है रक्षा मंत्री ने, साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी पूरी बातचीत हुई है। और इसके बाद जो स्टेटमेंट हमारे सामने है विदेश मंत्रालय के जरिए, उसे भी विस्तार से हम दिखाते हैं। सीनियर कमांडरों के बीच 6 जून को सकारात्मक बैठक हुई थी, तनाव कम करने पर सहमति बनी थी। इस सहमति को लागू करने के लिए ग्राउंड कमांडर्स के बीच कई स्तर की बातचीत हुई थी। हमारी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन चीनी पक्ष ने गलवान घाटी में एलएसी का सम्मान करने को लेकर बनी सहमति को तोड़ दिया। चीनी पक्ष की ओर से यथास्थिति बदलने की कोशिश को लेकर हिंसक झड़प हुई, दोनों ओर नुकसान हुआ। अगर चीनी पक्ष उच्च स्तर पर बनी सहमति पर कायम रहता तो इस नुकसान को रोका जा सकता था। सरहद पर जिम्मेदारी की वजह से भारत अपनी सभी गतिविधियां एलएसी के भीतर करता है। हम चीनी पक्ष से भी इसी की उम्मीद करते हैं। भारत मामले पर संवेदनशील है, हालांकि चीन ने कल रात बनी स्थिति के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया। चीन के साथ भारत का तनाव हदें लांघ गया है। एलएसी पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे चीन ने लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प की। जिसमें भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू की जान चली गई। कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू के साथ साथ 2 भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया है। जो 6 जून को भारत और चीन के बीच में बैठक हुई थी कोर कमांडर स्तर की चुशूल में, उस मीटिंग से पहले तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगहों से पीछे हटेंगे। यहां तक कि उस पर दोनों सेनाएं रजामंद भी हुई थी, लेकिन यहां पर एक बार फिर चीनी सेना ने जो है कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच बनी सहमति को तोड़ा और वो अपनी जगह से हटने को राजी नहीं हुए और वहीं पर डटे रहे। बीती रात जब वहां पर तैनात जो सेना के कमांडर है, कमांडिंग अफसर इंडियन आर्मी के, वो जब अपने जवानों के साथ चीनी सेना को समझाने गए कि उन्हें ये जगह अब छोड़नी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कोर कमांडर स्तर पर यह तय हुआ है कि गलवान घाटी से चीनी सेना वापस जाएगी, लेकिन चीनी सेना वहां से हट नहीं रही है। तो वहीं पर जो है दोनों सेनाओं के बीच में झगड़ा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ दिन में 2 बार उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठकों में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। गलवान में आधी रात को भारत और चीन के सैनिक भिड़े।
जबकि सोमवार को दिन में गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर तनाव कम करने के लिए सैन्य स्तर की बातचीत हुई थी। सोमवार को जब भारत और चीन के सैनिक भिड़े तो उनके बीच कोई फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि कटीले तारों, पत्थर और लाठी डंडों से झड़प हुई। 5 मई को जब चीन के सैनिकों के साथ भिड़ंत हुई थी, तब भी चीनी सैनिकों ने कटीले तारों से हमला किया था। भारत ने अपने 3 सैनिक गंवाए, लेकिन भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा है कि नुकसान चीनी सेना को भी हुआ है। वैसे आधिकारिक तौर पर चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आधी रात को भारत और चीन के बीच झड़प के बाद तनाव को कम करने के लिए सैन्य स्तर पर दोनों देशों के अफसर आपस में मिले हैं, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने सैनिकों को नियंत्रण में रखे। भारत सरकार अपनी फौज को हिदायत दे कि वो सरहद की मर्यादा बनाकर रखे और बॉर्डर पार करने की कोशिश ना करे। हमें उकसाने का प्रयास ना करे, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे बॉर्डर पर हालात खराब हों। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कर्नल झांग शुइली ने आरोप लगाया है कि भारत ने जानबूझकर उकसावे वाले हमले किए, जिसमें मौतें हुई हैं। गलवान घाटी पर चीन की संप्रभुता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने भी एक तरह से भारत को धमकी दी है। उन्होंने लिखा कि मुझे जो जानकारी मिली है, गलवान झड़प में चीनी पक्ष की ओर से भी जाने गई है। मैं भारतीय पक्ष को कहना चाहूंगा कि हेकड़ी ना दिखाएं और चीन के संयम को कमजोरी ना माने। भारत के साथ चीन झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन हम डरते नहीं हैं। चीन की तरफ से इस तरह के भड़काऊ बयानों ने स्थिति और गंभीर कर दी है। एलएसी पर 45 साल बाद भारत के किसी सैनिक को बलिदान देना पड़ा है। 5 मई को लद्दाख के गलवान, पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग में तनाव फैला। इसके बाद लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने खड़े हुए। एलएसी के अतिक्रमण पर चीन का रवैया नया नहीं है, लेकिन भारत इलाके में जो रणनीतिक सड़क बना रहा है, वही चीन को बर्दाश्त नहीं है। जम्मू कश्मीर का नक्शा ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक अक्साई चीन का इलाका है जो कि चीन के नियंत्रण में है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। ये है लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी का इलाका है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जो मेन रोड है वो लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, वहाँ से निकलते हुए हेमिस मॉनेस्ट्री, जो कि बहुत ही अहम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वहाँ से गुजरते हुए दरबुक तक आती है। दरबुक एक गांव है और यहाँ से शुरू होती है बेहद अहम दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये श्योक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है, क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेज़ी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाएं, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, जो कि काराकोरम जो पास है उसके बेहद नज़दीक है। यहाँ से निकलती है गलवान नदी और गलवान नदी आके मिलती है श्योक नदी से। यहाँ पर उनका संगम होता है और उसी के बेहद नज़दीक है पेट्रोल पॉइंट 14, जहाँ पर ये विवाद हुआ है, जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर भारतीय सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिक कल रात को उनकी मौत हुई। इस बीच एक अहम घटनाक्रम में लद्दाख की रणनीतिक सड़क बनाने के लिए झारखंड से जो मजदूर जाने वाले थे, उनका कार्यक्रम सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टल गया है। विस्तारवादी चीन ने लद्दाख में जो स्थिति पैदा की है, उसने लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए हालात को संवेदनशील बना दिया है। अभी पूरे दुनिया जो है ये पेंडेमिक जो कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो इसके बीच ये चाहना, ये बॉर्डर पे हरकत करना, इस पे तो बिल्कुल जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये गन्स वगैरह यूज करना ये तो आज तक हुआ नहीं है। चाहे जो भी यूज हो, अगर यूज किया हो, कल का जो घटना जो है वो बहुत ही चिंताजनक है, तो उस पे कॉमन रिएक्शन देना चाहिए, करना चाहिए। उन्हीं ने उनका जो नाले का नाम जो ना गलवान नाला रखा, जो कि अभी जो ना बहुत मशहूर है, हमारा हिंदुस्तान का जगह है। इसीलिए अभी चीन जो ना उसी जगह के लिए वो क्लेम कर रहा है। वो क्लेम जो ना नहीं है, वो कम से कम 100-200 साल जो पुराना हमारा हिंदुस्तान का जगह है। एलएसी पर हुई घटना का अंजाम बेहद गंभीर हो सकता है। 1967 में भारत और चीन आखिरी बार युद्ध की नौबत तक पहुंचे थे। लद्दाख से अशरफ वाणी, हैदराबाद से आशीष, दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी। दिल्ली आज तक।
जहां पर ये पूरा मामला हुआ है, जहां की ये घटना है, गलवान घाटी लद्दाख का इलाका है। गलवान नदी एलएसी के करीब से बहती है और उस इलाके का सामरिक महत्व भी आप समझिए। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से 1962 से यहां पर टकराव का इतिहास जुड़ता है। 1962 के युद्ध में गलवान उन प्रमुख इलाकों में था जहां भारत और चीन की सेना के बीच युद्ध हुआ था। तब गोरखा पोस्ट पर चीन ने हमला बोला था। भारतीय गोरखा सैनिकों ने जुलाई 1962 में घाटी में पहुंचने के लिए एक पोस्ट बनाई थी, जिससे चीन बेचैन हो गया था। इसके बाद चीनी सैनिकों ने गोरखा पोस्ट को घेर लिया। जवाब में भारत ने 4 महीने तक इस पोस्ट पर हेलीकॉप्टर के जरिए खाद्य और सैन्य सप्लाई जारी रखी थी और चीन से पूरी टक्कर ली थी। अक्टूबर 1962 में जब युद्ध शुरू हुआ, तब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस गलवान पोस्ट पर भारी गोलाबारी के लिए एक बटालियन को भेजा था और फिर चीन ने अक्साई चिन पर अवैध कब्जा कर लिया था। 1962 के बाद चीन जब भी भारत से टकराया है, उसे चोट लगी है। 1967 में चीन की नीयत खराब हुई तो उसे अपने 300 से 400 सैनिक गंवाने पड़े। 1975 में अरुणाचल के तुलुंगला में चीन ने असम राइफल्स के जवानों पर हमला किया था, जिसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। 1987 में अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अपने टेंट गाड़ दिए थे। तब भारत ने ऑपरेशन फाल्कन चलाकर चीन को पीछे धकेला था। चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प होती रहती है, लेकिन दोनों देशों के सैन्य अधिकारी बातचीत से ऐसे टकराव का हल निकालते रहे हैं। लेकिन अब यह बात हदों की लकीर को पार करते आगे बढ़ गई है। इन सारे वाक्यों में 1967 का सबक चीन के लिए बहुत कड़वा है, क्योंकि तब चीन के विस्तारवादी नाखून भारत ने तोड़ दिए थे। सेना का एक ऐसा टकराव जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे हालात में इतिहास का एक सबक याद रखना जरूरी है। आपको उस दौर में ले चलते हैं जब पिछली बार भारत और चीन के बीच गोलियां चली थी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत ने चीन को शर्मिंदा कर दिया था और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सितंबर 1967, नाथुला। उन्नीस से 5 साल पहले भारत 1962 के युद्ध में चीन से शिकस्त खा चुका था। 1962 में चीन का धोखा और उस युद्ध की हार भारतीय जनमानस में एक गहरे शोक की तरफ बैठ गई थी। लेकिन इसके 5 साल बाद भारत ने चीन से जबरदस्त मुकाबला किया। 1967 का टकराव तब शुरू हुआ जब भारत ने नाथुला से सेबुला तक तार लगाकर बॉर्डर को परिभाषित किया। भारत के ऐसा करते ही चीन ने आपत्ति की और हाथापाई और टकराव की नौबत आ गई। कुछ दिन बाद चीन ने मशीन गन फायरिंग की मदद से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और भारत ने इसका जवाब दिया। कई दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और भारत ने अपने जवानों की पोजीशन बचा कर रखी। सैम मानेकशॉ तब ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे और नाथुला पर मौजूद थे। अपनी बेइज्जती होने के बाद चीनी सेना ने 20 दिन बाद फिर से भारतीय इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। अक्टूबर 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला में यह घटना हुई थी और ये जगह नाथुला के पास ही थी। कुछ जवानों की शहादत के बावजूद भारत ने तब भी चीन को करारा जवाब दिया था और चीन को अपने इरादों के साथ पीछे धकेल दिया था। तब भारतीय सेना के ऐसे तेवर देखकर चीन भी हैरान रह गया था। उस समय भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे। माना जाता है कि 1967 में भारत के इस शौर्य की वजह से ही उसके बाद भारत और चीन के बीच कभी गोलियां नहीं चली। भारत और चीन संघर्ष और संबंधों की पहेली उलझती जा रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये 2020 का नया भारत है जो अपने आप में महाशक्ति है। आज तक ब्यूरो। जैसे ही सीमा पर तनाव की शुरुआत होती है, वैसे ही दो देशों के बीच एक तरह से हथियारों की, साजो सामान की सबकी तुलना भी शुरू हो जाती है। तो स्वीडन का जो टॉप थिंक टैंक है, जो सिप्री के नाम से जाना जाता है, उसका 2020 की उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसकी कुछ जानकारियां हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि इसके जरिए वो तुलना भी मुमकिन हो जाती है कि सिप्री 2020 में क्या कहा गया है आखिर भारत
और चीन के बारे में। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। चीन तो काफी ज्यादा आगे है और पाकिस्तान के पास भी 160, भारत के पास 150 न्यूक्लियर हेड्स। इसी तरीके से ये तुलना जिस तरह से आगे बढ़ती है उसमें आप देखेंगे कि चीन एटमी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसके लिए जमीन, हवा और समुद्र में हमला करने वाली नई मिसाइलें तैयार कर रहा है और कुछ ऐसे फाइटर जेट्स भी तैयार कर रहा है जो परमाणु हमला कर सकें। ये सारी जोर आजमाइश चीन के विस्तारवादी एजेंडे को पूरा करने के लिए है। 2020 में दुनिया के 9 प्रमुख देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और भारत। सिप्री की नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 5,800, चीन के पास 320, पहले करीब 290 थे, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 215, पाकिस्तान के पास 160, भारत के पास 150, इजराइल के पास 90, उत्तर कोरिया के पास 40 परमाणु हथियार। सोचने वाली बात यह भी है कि इस इंस्टीट्यूट का नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इंटरनेशनल पीस का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और इसकी सालाना रिसर्च रिपोर्ट में दुनिया भर के परमाणु हथियारों का हिसाब किताब होता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि शक्ति से ही शांति की स्थापना होती है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है जनरल सिंह आपका। जिस तरह से चीन की ये गतिविधियां इतने दिन से चल रही हैं और अब तो ये खूनी संघर्ष जिसमें दोनों तरफ को नुकसान देखा गया है, क्या समझे हम सर इसको देखकर कि क्या चीन युद्ध चाहता है? मैं सिर्फ अपने जो पर्सनल व्यूज हैं मैं यकीन रखता हूं कि बहुत जो पैनलिस्ट हैं उनके अलग से विचार होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सिचुएशन वॉर के लिए, देखिए वॉर जब करते हैं तो एक वर्ड है जो लैटिन वर्ड है उसे कहते हैं जस एट बेलम। मतलब जस्टिफिकेशन फॉर वॉर इसे इंग्लिश में कहते हैं। उसमें प्रोपोर्शनैलिटी, रैशनैलिटी, जस्ट कॉज, राइट इंटेंशन, चांसेस ऑफ सक्सेस, लेजिटिमेसी, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो वो तो एट हाईएस्ट लेवल देखा जाएगा कि युद्ध में जाना है कि नहीं जाना है। देश के अंदर हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सीनियर मोस्ट जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, वो सोच विचार करके इसके ऊपर इसका देखेंगे क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन सवाल अभी ये है कि ये जो हादसा हुआ है ये क्या दर्शाता है। पहली बात तो ये बताऊंगा। दूसरा, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इन दो चीजों के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो ये इस प्रकार से मुठभेड़ हुई है जिसके अंदर हमारे कर्नल साहब और 2 जवान गए हैं, और जिसके अंदर की जो बयान चीन की तरफ से आया है कि हमारे सैनिक जो हैं उनके इलाके में गए हैं जबकि वो हमारा इलाका है, ये दर्शाता है कि वो जहाँ पे जो आए हुए हैं और जो उन्होंने वहां से डिसएंगेज करना था वो नहीं किया है। वो अभी भी वहां पे हैं गलवान नदी के अंदर, और वहां पे अभी भी हैं परमाणु के अंदर। पहली बात तो ये है। इससे क्या जाहिर होता है कि जो इनकी स्टेटमेंट्स आई थी, चाहे वो उनके राजदूत जो दिल्ली के अंदर है वहां से आई, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल से चीन से आई, ये एक बात यह है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन हमेशा जो है ये एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का इस्तेमाल करता आया है और ये करता रहेगा। ये उनकी जो एक नजरिया है जंगे मैदान में कार्रवाई करने का, स्ट्रेटजी, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को अनफोल्ड करने का, उसके अंदर ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन गाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें हर लेवल के ऊपर चौकन्ना रहना पड़ेगा और अगर कोई एस्केलेशन होती है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जहां तक सवाल है अभी, इससे ये क्या दर्शाता है, जैसे मैंने कहा कि ये एक लॉन्ग हॉल होगा, अभी ये जितनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा। और जैसे कि आप पूछा कि क्या ये जंग में होगा, ये तो निर्भर करेगा कि ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। बिकॉज ये एट द हाईएस्ट लेवल, नेशनल लेवल के ऊपर ये जो कार्रवाई है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप सीसीएस के अंदर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर इसका डिसीजन लिया जाएगा, उसके नीचे लेवल के ऊपर डिसीजन नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसका जो है हल अभी, क्योंकि ये टैक्टिकल लेवल ऑपरेशन था, ये स्ट्रेटेजिक लेवल में पहुंच चुका है और आज नहीं पहले का पहुंचा हुआ है। और यकीनन इसके अंदर आपने देखा होगा जो बयान आया था पहले हमारे रक्षा मंत्री जी का, आज वो मिलने गए हैं प्रधानमंत्री जी से, सीसीएस मीटिंग भी होगा यकीनन, आप लिख के ले लीजिए। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रक्षा मंत्री जी को मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि आज
थोड़ी इसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है, क्या हमने करना है। नहीं, पर जनरल विक्रम सिंह, ये चीज भी समझनी होगी हमें, और हम चाहेंगे कि अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि जब से शुरुआत हुई इस गतिरोध की, हमने देखा कि भारत ने पूरी तरीके से उन्हें मैच किया है चाइनीज को। वहां पर हमारे सैनिकों की संख्या इंपॉर्टेंट होती है, तो जितने चाइनीज डिप्लॉय हुए उतने हमारे सोल्जर्स डिप्लॉय हुए, हमने आर्टिलरी वहां पर रखी। अब आगे का रास्ता क्या होगा, क्या ऑप्शंस भारत के पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बाकी जितनी लड़ाइयां हुई हैं, अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये बंद नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, जो कंट्रीज हैं राजदूत को वापस बुला लेती हैं, लेकिन एक स्तर के ऊपर किसी दूसरी कंट्री के थ्रू ये चैनल्स हमेशा लगे रहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और ये कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इसका जो हल है वो अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल लेवल पे निकलेगा। लेकिन अगर ये इसके अंदर जिस प्रकार का मैं कहूँगा एक आइडियलिस्टिक जो फिलॉसफी इंडिया की थी, उसको जो प्रेजेंट हमारी जो डिस्पेंसेशन गवर्नमेंट है उसने उसको थोड़ा सा दूर किया है, और एक रियलिज्म का जो एक फिलॉसफी है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करने के लिए, वो दर्शाया गया है। आपने देखा बालाकोट में क्या हुआ है। तो एक किस्म का एक इनका नजरिया है जिसके अंदर ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री पावर एज एन एलिमेंट ऑफ ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर फॉर फर्दरिंग नेशनल एजेंडा, ये इन्होंने दर्शाया है। तो इन्होंने एक ऑफेंसिव स्पिरिट जो दिखाई है, मुझे यकीन है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इसका हल जो है वो वक्त के ऊपर निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। निकलेगा तो ये डिप्लोमेटिक यहाँ अगर हम देखें तो हमने एक कमांडिंग ऑफिसर को गंवाया है। एक कमांडिंग ऑफिसर को गंवाना उस पूरी यूनिट के मोराल के लिए किस तरह का होता है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इस समय जिस तरह से ये पूरी घटनाएं हुई हैं, हम ये भी समझ रहे हैं कि ये कोई पाकिस्तान से नहीं डील कर रहे हैं, हम चाइना से डील कर रहे हैं, जिससे अभी तक बहुत मैच्योर्ड रिश्ते हमारे चले हैं, और दोनों देश फख्र महसूस करते हैं कि 93 से एक भी गोली, हालांकि हम 75 से कह लें तो उस तरह की स्थिति रही है कि कभी भी एक भी गोली यहां पर नहीं चली है इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। हम माने कि एक बहुत पतली सी रेखा पर हम चल रहे हैं जहां पर बहुत मुश्किल है इसे संभालना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता जी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि एक बड़ी थिन लाइन है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, टाइट रोप है, और एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। देखिए, इसमें इट्स नॉट एन इजी डिसीजन एट द हाईएस्ट लेवल। जिन लोगों ने पॉलिटिको मिलिट्री अरीना के अंदर ऑपरेट किया है और डिसीजन मेकिंग देखी है, एक चीफ उसके अंदर कार्रवाई करता है। ये बड़ा एक जनरल विक्रम सिंह, आपको रोकना चाहेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी और बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि LAC पर जो भारतीय सैनिक जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनकी संख्या 3 नहीं है बल्कि उनकी संख्या 20 बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि आशंकाएं इस तरह की थी, चूंकि कई सैनिक घायल भी थे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन अभी कुछ बैठकों का दौर भी चल रहा था, चीन के साथ बातचीत भी हो रही थी कूटनीतिक स्तर पर, और इसीलिए अभी देखना होगा कि चीन भी अपनी तरफ से खुलकर कितना सामने आता है। लेकिन भारत के 20 सैनिक बताया जा रहा है लगभग सूत्रों के हवाले से कि भारत ने अपने 20 सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ये जो टकराव हुआ है गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ, उस कार्रवाई में गंवा दिया है। बातचीत लगातार चीन के साथ चल रही थी, और गलवान घाटी में ये हिस्सा जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, जहां पर बातचीत चल रही थी, जहां पर ब्रिगेड स्तर की बातचीत और CO भी उस बातचीत में शामिल थे। वही CO कर्नल बाबू जो कि शहीद हुए हैं इसमें। हमारे साथ मेरे सहयोगी राहुल कंवल इस समय और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आशंकाएं थी, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन हम कितना माने कि इस बात की तस्दीक क्या आधिकारिक तौर पर यह कह दिया गया है, या अभी ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 20 सैनिक हो सकते हैं जो शहीद हुए हैं LAC पर? भारतीय सेना की तरफ से अब से चंद सेकंड पहले हमें एक आधिकारिक संदेश आया है जिसमें यह बताया गया है कि 20 हमारे जो सैनिक हैं उनके निधन की पुष्टि हो रही है, और हो सकता है कि ये जो संख्या है ये बढ़ जाए। हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं कि असल में ये पूरा वाकया क्या रहा, मामला क्या था। ये है गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, PP14 यानी पेट्रोल पॉइंट 14। हमारा जो बेस है आर्मी का वो ये बेस है।
चाइना ने जो मीटिंग हुई थी 6 जून को कोर कमांडर्स की, उसमें वायदा किया था कि उनकी जो सेना का टुकड़ी है, जो कि ये जो सड़क बनी है उससे आते हुए ये PP-14 पे आ गए थे, ये सैनिक वापस जाएंगे। और यही चेक करने के लिए कल शाम में भारतीय सेना की एक टुकड़ी निकली, ये देखने के लिए कि लोग वापस गए हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वापस जाएंगे, उसको वेरीफाई करने के लिए गए। तो जब ये वेरिफिकेशन पार्टी पहुंची तब पता चला कि चाइनीज़ आर्मी तो अभी भी यहीं पे है। और जब पूछा गया कि आपने बोला था कि आप वापस जाओगे तो क्यों नहीं गए, उस टाइम पे चाइना काफ़ी वायलेंटली उन्होंने जवाब दिया और हमारी बहुत छोटी सी टुकड़ी गई थी और उस पर हमला हो गया। और साथ ही साथ जैसे ही ये हुआ तो पीछे जो दूसरी पार्टी थी उसको आगे बुलाया गया और वो बड़ी तादाद में आए। और उसके बाद ये बहुत ही, मैं एक मैप आगे जाके दिखाना चाहता हूँ, ये बहुत ही नैरो, बहुत ही तंग ये वैली है, रिवर वैली है। ये है गलवान नदी, नीली जो लकीर है गलवान नदी है, ये शोक नदी है, ये इसका संगम का इलाका है। यहाँ से होके गुजरती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन और भारत की इस वक्त की, हालांकि ऑफिशियली डिजाइन तो नहीं है लेकिन ये एक सीमा है। और चाइनीज आर्मी ने वादा किया था कि वो पीछे जाएंगे, चूंकि ये पीछे नहीं गए। जब भारत की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी ऊपर पहुंची तो देखा कि यहाँ पर चाइनीज अभी भी हैं, और उस दौरान जब पूछा गया कि भाई आपने वापस जाना था, आपने प्रॉमिस किया था, वो नहीं गए, उस टाइम पे वायलेंस हो गया। उनके पास बार्ब्ड वायर्स थे, उनके पास जो स्टिक्स थी, उसको लेके काफी 4 घंटे तक ये लड़ाई चलती रही। और उसमें क्या हुआ, धक्का मुक्की में अगर आप देखें तो ये पहाड़ी इलाका है, धक्का मुक्की में जो कुछ सैनिक हैं वो भारतीय सेना के भी और साथ ही साथ चाइनीज आर्मी के भी, वो गिर गए। हालांकि हिंदुस्तान की सेना ने कुछ छिपाया नहीं, ये माना कि हमें लॉस हुई। चाइनीज आर्मी ने अभी अपने जो कैजुअल्टी फिगर्स हैं उनको रिवील नहीं किया है। हालांकि काफ़ी ऊंचाई से जो सैनिक हैं वो पानी में नदी की तरफ गिरे हैं, और चाइनीज़ ने जब सुबह 7:30 बजे फ़ोन किया, उनको आशंका थी कि उनके कुछ सैनिक ये इस नदी के साथ साथ भारत की तरफ बह के चले गए होंगे। तो उस वजह से सुबह सुबह ये फ़ोन कॉल आया। मेजर जनरल्स जो कि हमारे डिविजनल कमांडर्स हैं दोनों साइड पे, उनकी दिन भर बातचीत चलती रही। कुछ तो जो हमारे सैनिक हैं उनको चाइना ने बंधक बना लिया था, हालांकि ज़्यादातर सैनिकों को छोड़ के अब वापस भेज दिया गया। कई सैनिक लेके जो मिलिट्री अस्पताल है वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो घायल भी हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विश्वासघात है चीन की तरफ से, जो उन्होंने वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद पूरी स्थिति का संज्ञान लिए हुए, इसी वजह से आर्मी का जो स्टेटमेंट है वो कुछ हद तक डिले भी हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद, रक्षा मंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री, विदेश मंत्री इस सिचुएशन पर नजर बनाए हुए। 20 सैनिकों की मौत 1975 के बाद ना वहाँ पे किसी की डेथ हुई, 1967 के बाद, 67 के बाद कभी इतनी बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई है हिंदुस्तान और चाइनीज आर्मी के बीच में। और वाकई में ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको किस तरीके से जवाब देना है इस वक्त भारत की सरकार सबसे टॉप सोर्सेज पे, टॉप लेवल पे चर्चा कर रही है। राहुल, इसमें क्या ये स्पष्ट है कि ये पहले घायल थे और अब 20 सैनिक हमने गंवाए हैं उन्हीं घायलों में से, या फिर हम ये समझें कि ये कैजुअल्टी उतनी ही थी लेकिन आधिकारिक फिगर के तौर पर अभी हमारे सामने आया है? श्वेता, आप खुद फौज के साथ कितना वक्त बिताती हैं, आपको भी अंदाजा है कि जब आप ये सोचिए कि बहुत एक तंग इलाके में ये लोग खड़े हुए हैं और वहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है, लाठी वाठी चल रही है, और उसी में कुछ सैनिक गिर जाते हैं। तो एग्जैक्टली अब कौन गिरे, कितने गिरे, आप वापस आते हैं, आप पूरी शिनाख्त करते हैं, आप काउंट करते हैं कि कितने लोग हैं, कितनी बॉडीज मिसिंग हैं। उस दौरान जब इसी वजह से 3 तो कंफर्म थे, 3 की कंफर्म बॉडी आपको दिख रही थी, कुछ बॉडीज नदी में, जो कि गलवान नदी है, गिर गई। गलवान असल में एक लद्दाखी ट्रेडर थे जो कि ब्रिटिश जो अफसर थे उनके साथ ट्रेडिंग करने शिनजियांग के इलाके में जाया करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से इस नदी का नाम गलवान पड़ा। ये वो इलाका है जो कि काराकोरम के उस पार पड़ता है, दौलत बेग ओडी के उस पार काराकोरम पास पड़ता है, वहाँ पे जाया करते थे। और जब ये धक्का मुक्की इस इलाके में हुई, कुछ जो बॉडीज़ हैं वो नदी में गिर गई, उसकी काउंटिंग चल रही थी, कुछ हमारे सैनिक घायल थे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि आईटीबीपी भी है और भारतीय सेना भी है, तो पोस्ट है आईटीबीपी और भारतीय सेना भी। बदमाशी चीन इसमें यह कर रहा है, जो कि दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है, कि एक तो 2016 तक इन्होंने यहाँ पर अपनी पक्की सड़क बना ली, जो कि एकदम पक्की, जैसे हम लोग तार लगी हुई सड़क है, उसके आगे इनका कच्चा रास्ता था। उस कच्चे रास्ते के जरिए ये उनका मेन पोस्ट है, चीनी सेना का हुएतान बेस है, उसके आगे के इनके 2 ये पोस्ट हैं जहां पर इस हेडक्वार्टर से आर्मी आया करती है। इन्होंने क्या किया, अप्रैल के एंड में और मई के शुरू में अपने सैनिकों को यहां पे भेज दिया। अब
साधारण तौर पे यहाँ पे आते हैं सैनिक, हमारे भी उनके भी, वो गश्त लगा के वापस चले जाते हैं। इस दफ़ा फ़र्क क्या था कि वो आके यहाँ पे आके बैठ गए, जो कि साधारण तौर पे नहीं होता। गश्त लग के ये लोग वापस जाते हैं। अब इंडिया को डिसएडवांटेज ये है कि हमारी एक तो जो बीते दशकों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वो बहुत धीमी रफ्तार से बनी। ये DSDBO जो रोड है, दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये बहुत अहम है क्योंकि बहुत हद तक आप देखें ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल जाती है। तो हमने कह दिया है कि ये सड़क हमारे लिए अहम है और हम इसके आगे एक एक्सटेंशन बना रहे थे ताकि हमारे अधिकारी इस पोस्ट से चाइनीज पोस्ट तक या जो PP14 है, हम लोग सड़क के रास्ते पहुंचे। वरना ये 8 किलोमीटर, मैप पे छोटा दिखता है, 8 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ आते आते काफी वक्त लग जाता है। और चाइनीज बदमाशी ये कर रहे हैं कि हमें सड़क बनाने नहीं दे रहे, और इंडिया ने कहा है कि हम तो सड़क बनाएंगे। अब जो यही चीजें राहुल पसंद नहीं आती हैं चाइना को, और इसीलिए वहां से दबाव बनते रहता है। इस तरह से बने रहिए हमारे साथ इस समय पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल VP मलिक भी जुड़ रहे हैं। जनरल मलिक, 20 भारतीय सैनिक गंवाना, हम इसे युद्ध काल नहीं कहते हैं, ये दरअसल अगर हम एक मिलिट्री पार्लेंस में भी कहें तो ये शांति काल है हमारे लिए। 20 भारतीय सैनिकों को गंवाना कितनी मुश्किल स्थिति कि दोबारा भारत और चीन जो बातचीत के रास्ते से समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हुए थे, वो सब कुछ वाकई सामान्य कर पाए। जनरल मलिक, जनरल मलिक आपको आवाज आ रही है? हमारी आवाज शायद अब उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस समय की, क्योंकि दिन की शुरुआत जब हुई थी, जब पहली बार ये खबर हमारे सामने आई थी, तो 3 भारतीय सैनिकों की बात हो रही थी, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर समेत एक JCO और एक सैनिक की बात थी। लेकिन अब 20 भारतीयों की बात आ रही है। चीन के साथ जिस तरीके से गतिरोध हमारा लगातार बना हुआ है गलवान घाटी इलाके में, जहां पर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता जा रहा था, वहां पर अचानक इस तरीके से मामला बढ़ गया है। आपको हम एक और खबर इस समय दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश से खबर यह आ रही है कि हिमाचल प्रदेश पे जो भारत चीन सीमा है, वहां पर अलर्ट पे रहने के निर्देश हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति से ये खबर हमारे सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि जब से मई के पहले हफ्ते से, जब से ये टकराव, जब से इस तकरार की शुरुआत हुई है, तब से सिक्किम से लेकर और लद्दाख तक हर जगह अलग अलग टकराव की खबरें एक एक करके सामने आती रही। लेकिन सिक्किम में तो मामला शांत हो गया, पर लद्दाख के इलाके में नहीं हुआ। जनरल VP मलिक इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं। जनरल मलिक, जिस तरह से ये खबर आ रही है कि 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई है, 3 के साथ हमने शुरुआत की थी जब इस टकराव की बात सामने आई थी, लेकिन अब 20 भारतीय सैनिकों का जाना एक ऐसे समय में जब चीन के साथ हम सोच रहे थे कि सामान्य हो जाएगी स्थिति, एक ऐसी जगह गलवान घाटी जहां पर बातचीत का नतीजा निकल रहा था, ये कितना बड़ा झटका उस प्रोसेस को, भारत और चीन के LAC पर स्थिति को तनावपूर्ण होने से कम कर, उस तनाव को कम करने को लेकर? देखिए, तनाव तो मई के शुरू से ही रहा है, और उसके साथ में अभी जो कल घटना हुई, उसके साथ में मैं समझता हूँ कि लोगों को गुस्सा भी काफ़ी आया होगा, क्योंकि हमारे जवान, एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान की जो शहीद हो गए हैं। पर ये जो 20 जवानों के कुल 20 बताए जा रहे हैं जी, तो वो और भी दुखद हो जाती है। और पहले अगर मैं समझता था कि ये सिचुएशन ग्रेव है, तो अभी मैं समझता हूँ कि ये तो सिचुएशन अलार्मिंग हो गई है और ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। और इस वक्त मिलिट्री सिर्फ अपना काम वहाँ पर डटे रहना कर सकती है, और उनको पॉलिटिकल एडवाइस की ज़रूरत है, पॉलिटिकल हुक्म की ज़रूरत है कि आगे क्या करना है। और ये सिचुएशन जो है अभी काफ़ी देर चलेगी। मुझे लगता ये है कि इस बार चीनी पूरी तैयारी करके आए थे कि उन्होंने गलवान रिवर के एरिया में कब्जा करना है, और पूरी तैयारी ना सिर्फ पोस्ट के ऊपर थी, बट जो बड़े हथियार थे उनको भी लेके आए थे। तो अभी देखना ये है कि भारत की पॉलिटिकल क्या
कार्रवाई होती है, आपस में बातचीत करें, पर इस वक्त मैं समझता हूँ कि मिलिट्री के लेवल के ऊपर और बातचीत करना फजूल है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सिर्फ मिलिट्री को तो अभी हुक्म चाहिए कि आगे क्या करना है और उसके लिए तैयार रहना है। क्योंकि जनरल मलिक, अब तक जब 3 की बात आ रही थी, चीन ने अपनी तरफ से कहा कि उनके भी 5 सैनिकों की मौत हो गई है, तब ऐसा लग रहा था कि अगर हम एक झड़प भी देखें तो उसमें मुमकिन है इस तरह का कोई नतीजा निकला हो जिसमें दोनों तरफ इस तरह की कैजुअल्टीज। लेकिन 20 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। अगर हम सामान्य दिनों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर कोई युद्ध नहीं चल रहा है दो देशों के बीच में, उसमें अगर इतने जवान हमने गंवा दिए हैं तो जाहिर है भारत के भीतर से भी आवाजें उठेंगी, भारतीय सेना में भी एक मोराल का सवाल हो जाएगा कि आप इतने जवानों को खोने के बाद किस तरीके से चुप बैठ सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने बोला कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर बहुत गुस्सा होगा और अभी वो गुस्सा जो है पूरे देश में भी फैल जाएगा। हैरानी की बात यह है कि अभी कल तक हम ये सुन रहे थे कि दोनों फौजें डिसएंगेज कर रही हैं, डी-एस्केलेट कर रही हैं, लेकिन अचानक ये कल खबर आई कि जो वेस्टर्न कमांड है PLA का, जिनके नीचे ये पूरा एरिया आता है, वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें कोई गलतफहमी की तो मैं समझता हूँ नहीं है। ये डेलिब्रेट एक्शन किया गया है और गलवान रिवर के एरिया को कब्जा करने के लिए। तो उसका इलाज जो है या तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हो सकता है, और अगर पॉलिटिकल उसी के लेवल के ऊपर होगा और जो वो फौज को कहेंगे तो वो फौज करने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो जजमेंट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपने जिस तरीके से करगिल के समय देखा था, आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या चाह रहा था चीन? क्या ये वाकई एक एक्सीडेंटल टकराव हम माने चीन की सेना की तरफ से कि एक गुस्से में या आवेग में इस तरह की चीज हो गई, या फिर वो जानते थे कि जो एक्शन वो कर रहे हैं उसके रिपरकशंस होंगे? ये एक्सीडेंटल कहना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से स्टेटमेंट आई है PLA के वेस्टर्न कमांड से, मुझे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंटल है, ये उन्होंने प्लान करके किया है। लेकिन अगर हमने उसको एस्केलेट करना है, हमने भी कुछ कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सोच समझकर बात करनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री लेवल के ऊपर ही नहीं होगा, उसकी बाकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और बाकी रिपरकशंस भी हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि इसका जवाब जो है, ईंट का जवाब पत्थर से कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा। ये सोच समझ के करना पड़ेगा पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। पर जो हालात अब सामने आए हैं, मुझे लगता ये है कि ये डेलिब्रेट एक्शन है, ये एक्सीडेंटल एक्शन नहीं है। जनरल मलिक, हमारे सामने क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प हैं, क्या करना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? देखिए, मैंने जैसे बोला, ये पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। इस वक्त फौज को तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आप वहां पर डटे रहो और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। यही फौजी कमांडर अपनी फौज को बोलेंगे, चाहे वो गलवान का एरिया है या कोई दूसरे एरिया है बॉर्डर के ऊपर। लेकिन फैसला करना है ये देश ने कि हम इसको कितना एस्केलेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और फौज तो वही फैसला जो है, जो दिया जाएगा, उसको मानेगी, चाहे वो अंदर चाहे कितना भी गुस्सा हो। लेकिन जो मिलिट्री कमांडर है, उनको पॉलिटिकल डायरेक्शन तो एक्सेप्ट करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। जनरल मलिक, बहुत फर्क आ जाता है अगर हम पाकिस्तान जैसे देश को से डील करने की बात करें या फिर चाइना जैसे देश से डील करने की बात करें। बहुत अलग है हमारे रिलेशंस भी, इसके बावजूद कि हम दोनों देशों से युद्ध लड़ चुके हैं। चीन के साथ एक युद्ध के बाद उस पर विराम लग गया था और उसके बाद हमने बहुत मैच्योर्ड देशों की तरह दोनों ने इस पूरे रिश्ते को आगे बढ़ाया। आज की तारीख में अगर लोग एक पैरेलल देखते हैं कि जब उरी में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने आकर 18 जवानों की हमारी जान ले ली थी, तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। आज हम 20 जवानों की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है लोगों के मन में भी और सेना के मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा? देखो, गुस्सा है, सेना के मन में तो जरूर गुस्सा होगा इस वक्त, खासकर बॉर्डर के ऊपर। और वो जब ये खबर सुनेगी, पूरा देश सुनेगा, तो देश में भी काफी
रोष में आएगा और वो भी गुस्सा आएगा कि कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए। लेकिन जब हम पॉलिटिकल लेवल के ऊपर इसका डिसीजन लेंगे तो उसकी सारी इम्प्लीकेशंस हमको समझनी पड़ेगी। उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस में उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी डोमेस्टिक जो पॉलिसीज है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और वो सोच समझ के उनको फैसला करना है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि फैसला दो चीज़ों में हो सकता है कि इस चीज़ को लोकलाइज किया जाए या इसको बढ़ाया जाए। और बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ कि ना ये अपने हमारे हित में है ना ही चाइना के हित में है, लेकिन एस्केलेशन को लोकलाइज करना तो ये तो हो सकता है और यही शायद हमारी फौज भी इस वक्त जो वहाँ पर डटे हुए हैं उनको तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। दिल मलिक, चूंकि वहां से जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं उसमें यही कि थोड़ी ऊंचाई की जगह, हालांकि वो टेरेन बिल्कुल अलग है जो आम तौर पर हम जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ लगती हुई सीमा को देखते हैं, लेकिन करगिल की पहाड़ियों से हम तुलना जाहिर है कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम अगर हम माने कि ये जो खबरें निकल रही हैं कि वो थोड़ी ऊंचाई की जगह पर चीन के सैनिक पहुंच गए, जहां से पहले पत्थरबाजी उनकी तरफ से शुरू की गई और उसके बाद एक बहुत नैरो इलाके में जो एक छोटी टुकड़ी हमारी थी उसे फंसाकर 1:3 के मुकाबले इस तरह की चीज हुई है, तो ये वाकई बहुत ज्यादा डराती है। हम अगर चाइनीज जो थिंक टैंक है जिसने अपनी तरफ से कहा कि भारत का जो माउंटेन वॉरफेयर में जो काबिलियत है वो किसी और देश का नहीं है, हम माने कि इस सेक्टर में अब 62 वाली बात नहीं है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों को 1962 के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि अभी समय भी बदल गया है, फौज भी बहुत बदल गई है और फौज में बहुत प्रोग्रेस हुई है। जो आप माउंटेन वॉरफेयर की बात करते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ हमारे में काबिलियत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारी फौज है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है माउंटेन वॉरफेयर का, और कारगिल का तो 1999 में हुआ है, तो उनकी जो दृढ़ शक्ति मैंने देखी है, दृढ़ता जो मैंने देखी है जवानों में, वो मैंने कहीं और दुनिया में नहीं देखी है। तो ना सिर्फ अभी ज़माना बदल गया है, हमारे इक्विपमेंट बदल गई हैं, लेकिन हमारे जो फौज के जवानों की जो काबिलियत है और उनकी जो दृढ़ता है वो भी काफ़ी पहले से, वो 1962 के बाद में नहीं कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी है इस वक्त। आपकी जुबान से आती हुई ये बातें पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं।